आज हम पतंग कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं में आरव पुस्तक के पद्य खंड में बहुत ही खूबसूरत कविता है पतंग, जिसको आलोक धनवा जी ने लिखा है। ये कविता बाल मन की प्रवृत्तियों पर आधारित है और इसमें प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में जानेंगे। बिहार के मुंगेर ज़िले में एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और ये मूल रूप से साइंस के स्टूडेंट रहे थे, यानी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी रहे थे, मगर इन्होंने हिंदी में भी बहुत खूबसूरत लिखा है। इनकी रचना संसार के बारे में हम जहाँ तक जानकारी है हम बता रहे हैं। इनका अब तक एक ही काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, दुनिया रोज बनती है। एकमात्र काव्य संग्रह इनका दुनिया रोज बनती है और इनमें बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं। इनकी प्रमुख कविताओं में भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, और इस काव्य संग्रह की बात करें 1972 में प्रकाशित हुआ था। आलोक धनवा जी ने बहुत कम लिखा है, पर जितना लिखा है बहुत अच्छा लिखा है और इनकी रचनाओं पर कई सम्मान भी इनको मिले हैं। जैसे राहुल सांकृत्यानंद सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। पहल सम्मान है, हिंदी के साहित्य में दिया जाता है, इससे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और इसके बाद में बिहार साहित्य सम्मान से भी ये सम्मानित हुए। अब कविता की जहाँ बात करते हैं, नाम से ही ज्ञात होता है कि जिस कविता का नाम पतंग है, तो पतंग क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि पतंग बच्चों का सबसे सुहाना, सबसे अच्छा खिलौना होता है। पतंग कब उड़ाया जाता है, पतंग कौन से मौसम से, कौन से सीजन से इसका संबंध होता है, पतंग किस आकार का होता है, इन बातों को हम भली भांति जानते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले मुख्य बातों के बारे में हम जाने कि इस कविता में कवि आलोक धनवा जी ने बाल मन की उमंगों, बच्चों की इच्छाओं, मन के बिंबों को बहुत ही खूबसूरती से इसमें चित्रित किया है। साथ ही साथ इस कविता में प्रकृति के परिवर्तन का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से हमें उन्होंने किया है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुख्य बातें जो हमें कविता में पढ़ने को मिलेंगी हम पहले जान लेते हैं, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो और हम इसको समझ सकें। पूरी कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर ढंग से इसमें प्रयोग है। और इसके अलावा बाल मन की प्रवृत्तियाँ, बच्चों की उमंग, बच्चों की इच्छाएं आदि का है। और बच्चों की तुलना इस कविता में कपास के साथ में की गई है। तो बच्चों की तुलना कपास के साथ में की गई है। तो कपास रुई होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत सफ़ेद होती है, बेदाग होती है, उसमें गतिशीलता होती है, चंचलता होती है, सुंदरता होती है, और ये सारे के सारे गुण जो होते हैं बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो इस कविता की जहाँ हम शुरुआत करते हैं, पहली पंक्ति इसमें इस प्रकार से है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो भादो गया, भादो का मतलब वो बरसात का महीना, जिस बरसात के महीने में बादल छाए रहते हैं और एक तरह से वातावरण में अंधेरा सा छाया रहता है। और भादो का महीना जाने के बाद में आसमान में से पूरे बादल जब छट जाते हैं तो वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है और पूरा उजाला प्रकृति में आ जाता है। तो सीधी सी बात यही है कि अंधेरे से बिल्कुल उजाले वाला वातावरण हो जाता है। भादो के महीने की समाप्ति के बाद में, भादो के महीने की समाप्ति के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है, यानी शरद ऋतु प्रकृति में आती है। और शरद ऋतु में जो धूप होती है बहुत ही सुहानी लगती है। और इस ऋतु के आरंभ में एक त्यौहार आता है जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और इसी धूप, सुहानी धूप में जब आसमान साफ होता है, हवाएं चलती हैं, वातावरण में नमी नहीं होती है, तो पतंगबाजी का, पतंग उड़ाने का ये सबसे अनुकूल मौसम होता है, सबसे अच्छा वातावरण होता है। और इस वातावरण में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो इसमें ये बताया गया कविता में मूल रूप से कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं एक डोर के सहारे, तो पतंग छोटा होता है, पूरा खुला आसमान होता है और केवल एक डोर से बंधे होते हैं। तो इसका हम
ये अर्थ लेते हैं कि बिना पाबंदियों के खुले आसमान में जिस प्रकार से पतंग अपनी ऊंची उड़ान भरता है, इसी प्रकार से यदि बचपन को दबावों से मुक्त रखा जाता है, बचपन पर यदि हम ज़्यादा दबाव नहीं देते हैं तो खुले रह करके जिस प्रकार से पतंग अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो बचपन भी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के युग में दबते हुए मरते हुए बचपन के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है, इसकी समस्या की ओर भी इस कविता में एक इशारा है। दूसरी बात ये कि प्रकृति का इसमें जो जितनी सुंदरता से वर्णन हुआ है तो प्रकृति परिवर्तन का दृश्य यहाँ पर है। दूसरी बात, इसमें बिंब भी हमें देखने को मिलते हैं। बिंब का मतलब वो होता है कि जिन दृश्यों को हम जानते हैं पर हम उसकी कल्पना अपने अपने ढंग से करते हैं, अपने अपने विचार से करते हैं। जैसे इसमें एक बात आई है कि बच्चे जब दौड़ते हैं पतंगों के पीछे तो छतों की खतरनाक किनारों से उनकी चोटें लग जाती हैं। तो छत का खतरनाक किनारा मैंने अपने हिसाब से देखा होगा, आपने अपने ढंग से देखा होगा, किसी और ने अपने ढंग से। तो छतों के खतरनाक किनारों की हम कल्पनाएं करते हैं तो एक दृश्य बिंब हमारे मस्तिष्क में होता है। तो इस प्रकार से जिन चीज़ों को हम अपने ढंग से सोचते हैं, जिनका चित्र हम हमारे मस्तिष्क में प्रस्तुत होता है, वो बिंब होता है। और मानवीकरण भी इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। मानवीकरण का मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे भादों के महीने के बाद में ऐसा मानो सर्द ऋतु अपनी नई साइकिल के ऊपर सवार होकर के पुलों को पार करता हुआ प्रकृति में आ रहा है। तो पुलों को पार करना, साइकिल से तेज घंटियां बजाना, ये तो कोई मानव ही कर सकता है, कोई बच्चा इस प्रकार से कर सकता है, सर्द ऋतु तो नहीं कर सकता। तो प्रकृति पर जहाँ मानव के क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये इसकी खूबसूरती भी इस कविता में देखने को मिलती है। तो हम पहली कविता से देखते हैं और जहाँ भी मुख्य बात वहाँ पर अंडरलाइन कर दी जाएगी, उसको आप लिखेंगे और परीक्षाओं में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं उनके बीच बीच में चर्चाएं करूँगा, उसको आप नोट करेंगे। पहली है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। पंक्ति में है सबसे तेज बौछारें गई। तेज बरसात की बूंदों का गिरना उनको बौछारें कहते हैं, जो तेज हवाओं के साथ में गिरती हैं। तो कवि कह रहा है कि ये ऐसा मानो कि जब तेज बौछारें चली गई हैं तो ये मानो कि भादो माह की समाप्ति होगी, भादो महीना जो है वो विदा हो गया है और भादो के महीने के विदा होने के साथ ही प्रकृति में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो गया सवेरा हुआ, ऐसा मानो कि भादो तो एक तरह रात की तरह से होता है, बादल छाए रहते हैं और वातावरण में अंधेरा सा छाया होता है, तो भादो को एक तरह से रात का प्रतीक मान लिया है। सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। यहाँ पर खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, यहाँ पर सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है। उपमा अलंकार, यहाँ पर खरगोश की आंखें ताम्र वर्ण की हल्के लाल रंग की होती हैं और जब सूरज निकलता है सुबह तो उसकी लालिमा और सूरज की आंखों में समानता होने के कारण से यहाँ पर सुबह की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो शरद ऋतु का आगमन प्रकृति में खरगोश की लाल आंखों के जैसे कवि ने बताया है। अगला है शरद आया पुलों को पार करते हुए। ऐसा मानो कि पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु जो है प्रकृति में अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ऐसा मानो कि ऐसा वर्णन कर रहे हैं कवि जैसे कि शरद ऋतु कोई व्यक्ति हो और वो साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, पुलों को पार करते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार का किसी प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, ये मानवीकरण अलंकार है। तो ऐसा मानिए हम कि पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु जो है अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर जोर से धीरे धीरे से, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं जो एक शब्द के बाद बिना अंतराल के दूसरे शब्दों का आगमन होता है, उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जोर जोर से, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस प्रकार के शब्द आते हैं कविताओं में कहीं भी, वहाँ पर एक अलग से ही सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। इस अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। पुनर् माने दोबारा से, उक्ति माने पाप, प्रकाशित माने प्रकाशित होती है, प्रकट होती है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को, ऐसा मानो कवि कह रहे हैं कि जैसे ये शरद ऋतु
पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, उनको एक तरह से आमंत्रित कर रहा है कि आइए कि अब मौसम जो है पतंगबाजी का आ गया है। उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को समूह, बच्चों के समूह को जैसे आमंत्रित कर रहे हैं, चमकीले और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और ये शरद ऋतु जो है ये आसमान को चमकीला और मुलायम बनाते हुए। तब आसमान को चमकीला और मुलायम इसलिए कहा गया है कि उस वक्त की जो धूप होती है उसमें विशेष चमक होती है, और मुलायम इसलिए कहा गया है कि वो उस वक्त पूरा आसमान बिल्कुल स्वच्छ रहता है, कोई बादल उस वक्त भादों के महीने जैसे बादल उसमें नहीं रहते हैं। तो आसमान की स्वच्छता और मुलायमपन से इनको बताया गया है कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ऋतु ने पूरे आसमान को मुलायम कर दिया है और चमकीला बना दिया है, जिससे कि आसमान में अब नमी नहीं है और पतंग ऊपर उठ सकें, पतंग अपनी उड़ान ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, विशेष ध्यान दें कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को कहा गया है। यहाँ पर बच्चों की कल्पनाओं की सीमाओं को बांधा गया है कि बच्चे बस सोचते हैं कि शायद सबसे दुनिया की सबसे हल्की सबसे पतली पतंग ही चीज है जो आसमान तक जा सकती है। उनकी नज़र में और कोई चीज़ इतनी हल्की नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे किस हद तक सोचते हैं, उनकी सोच उसकी कल्पनाओं को बांधा गया है इस पंक्ति में। उड़ सके बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, आसमान को स्वच्छ चमकीला शरद ऋतु ने इसलिए बनाया है कि ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग आसमान में उड़ सके। और बांस की सबसे पतली कमानी या पतंग जो होता है उसके बीच में दो बांस की कमानी लगी होती है, दो पतली पतली, एक तरह से यूं कह सकते हैं बांस की लकड़ी जो होती है वो उसमें लगी रहती है। ये पतंग का आकार इसमें से इस हिसाब से हो रही है, तो इनको कमानी कहा गया है। बांस की सबसे कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो बच्चों को शरद ऋतु आमंत्रित कर रहा है कि आइए कि इस खुले आसमान में आप पतंग उड़ें, जिससे कि वातावरण में बच्चों की सीटियां और किलकारियां गूंज सकें। अब ये किलकारियां मारना, सीटियां मारना बच्चों के मन की उमंग, बच्चों के मन के उत्साह, बच्चों के मन के आनंद का प्रतीक है कि जब बच्चे ज़्यादा खुशी में डूबते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ, और वो उछल पड़ते हैं अपनी खुशी के मारे। तो कवि यहाँ पर लिख रहे हैं कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे सीटियां किलकारियां आदि से वातावरण को गुंजायमान कर सकें। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अब तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? तितलियां जो बगीचे में रहती हैं, तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां होती हैं। इसी प्रकार से खुले आसमान में कई पतंग जब उड़ते हैं तो उनकी तुलना जैसे कवि ने तितलियों की दुनिया से और खुले आसमान में उड़ते हुए पतंगों को दोनों में समानता दर्शा करके इस बात को प्रस्तुत किया है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया आमंत्रित कर रही है, आइए उड़ाइए, जिससे कि पूरे आसमान में, पूरे वातावरण में सीटियां किलकारियां आदि गूंज सके। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास रुई को कहते हैं। कपास रुई जो होती है वो पहले भी बताया गया इसके बारे में कि रुई बहुत हल्की होती है, रोएदार होती है, उसमें गतिशीलता होती है, स्वच्छता होती है, ठीक है। तो रुई में लोच होती है, रुई जब गिरती है तो उसकी चोट नहीं लगती, ऐसे मानते हैं। तो रुई जैसे गुणों से युक्त होता है बचपन में रुई जैसे गुण होते हैं। तो कवि का मानना है कि रुई जैसे होते हैं बच्चे बचपन से ही, जैसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और पतंगों के पीछे बच्चे इस प्रकार से दौड़ते हैं। कवि का मानना है कि पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के पास में घूमती हुई आती है। कवि के अनुसार कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे जो होते हैं अत्यधिक गतिशील होते हैं,
वो एक जगह नहीं रुकते हैं, कभी आगे कभी कभी कोई पतंग टूट गया उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। तो कवि का मानना ऐसा मानो कि बच्चे नहीं घूम करके पृथ्वी स्वयं उनके पास में घूमती हुई आ रही है। कि बेचैन पैरों के पास, चैन आराम को कहते हैं, बेचैन में बे उपसर्ग लगा हुआ है। बेचैन का मतलब जिनके पैर एक जगह स्थिर नहीं होते, बेचैनी सी होती है आगे पीछे, कभी दौड़ना कभी भागना। तो बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध उनको जब दौड़ते उनको ये ध्यान नहीं होता है कि उनके कदम पृथ्वी पर कहाँ पड़ रहे हैं, कि कहीं चोट न लग जाए बच्चों के। तो वो बेसुध होकर के उनको अपने बारे में भी ध्यान नहीं होता कि वो अपने ही आनंद में बच्चे डूबे रहते हैं। वो इसी का नाम बचपना है, इसी का नाम बचपना है कि खुद की शुद्ध खुद का ध्यान भी उनको नहीं होता है। बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम, अब छत तो कठोर होती हैं, बच्चे छतों को कैसे नरम बना देते हैं। छत नरम नहीं हो सकती, केवल इस कवि के कहने का मतलब है कि वो जब दौड़ते हैं तो कठोर छत पर भी वो जंप करते हैं, कूदते हैं, तो उनके पैरों में किसी दर्द का किसी चोट का उनको एहसास नहीं होता है, क्योंकि जब आनंद में डूबते हैं तो अपने आप से वो बेपरवाह होते हैं। इस कारण से उन्होंने कहा कि वो बेसुध हैं, उनको ध्यान ही नहीं है छतों को भी नरम बनाते हुए। तो वो अपनी बेसुद्धि के कारण से ध्यान, उनको छत भी उनको नरम लगती है, उनको चोट नहीं लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग जो होता है बाजा होता है ढोलक की तरह से, और जिसकी गूंजाएं उसको पीटते हैं तो उसमें गूंज निकलती है। तो इस प्रकार से वो बच्चे अपनी उमंग से, अपनी मस्ती से, अपने आनंद से दिशाओं को इस प्रकार से हर दिशाओं में ऐसे घूमते पतंगों के पीछे, ऐसा लगता है कि दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाते हैं, दिशाओं को मृदंग को बाजे की तरह से बजाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए आते हैं, जब वो पेंग भरना, पेंग क्या होता है, झूला जो होता है ना, अपनी झूला को शारीरिक क्रिया से कभी आगे ले पीछे ले जाने की इस क्रिया को ही पेंग कहते हैं। जैसे कोई पेड़ की डाली है, उस डाली पे कोई अचानक पतली डाली पे कोई पक्षी आकर के बैठता है तो डाली कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, तो उसी स्थिति को पेंग कहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। आलोक धनवाजी कह रहे हैं कि बच्चे केवल पतंग ही नहीं उड़ा रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि पतंग जितनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं तो ऐसा मानो कि बच्चे स्वयं उड़ रहे हैं, उनकी कल्पनाएं उड़ रही हैं, उनके सपने उड़ रहे हैं, उनके लक्ष्य उड़ रहा है। तो बच्चे पतंगों की तरह आसमान में स्वयं भी पतंगों के साथ में ही जैसे उड़ रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोयों के सहारे। रंध्र शरीर में जो रोए हैं, जो छिद्र हैं, उनके सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, छतों पर पतंग उड़ाते हुए कभी ध्यान उनका पतंगों की तरफ ही होता है, उन्हें बच्चों को इस बात से वो बेसुध होते हैं कि उनके कदम कहाँ गिर रहे हैं, और कई बार वो छतों के किनारों से उनके चोट लग जाती है, गिर जाते हैं। तो खतरनाक किनारों से गिरते हैं और बच जाते हैं, गिरते हैं मगर बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर के सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो गिर जाने पर बच्चे डरते नहीं हैं, उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि पहले ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो कवि का मानना यह है कि बच्चे जो होते हैं वो खतरों से डरते नहीं हैं, खतरे उनको ज्यादा हिम्मत देते हैं। जिस प्रकार से वो खतरनाक किनारों से गिरते हैं तो डरने की बजाय वो चमकते हुए सूरज के सामने फिर से आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ, और पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास में, उनके गतिशील पैरों के सामने और भी तेज गति से घूमती हुई आती है। तो इस प्रकार से ये पतंग कविता जो बहुत लंबी कविता है, उसमें 3 खंड हैं और अपने पाठ्य पुस्तक में इसका तीसरा खंड ही दिया गया है। इसमें पूरी कविता में जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं उसको एक संक्षिप्त में मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरी कविता में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों की जहाँ तक हम बात करते हैं इस कविता में, उपमा अलंकार जहाँ पर तुलना की जाती है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार का एक उदाहरण आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का आया है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आया है। तो इस कविता में 4-5 प्रकार के अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भादों के महीने से और शरद ऋतु का आगमन जो होता है तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है
तो प्रकृति परिवर्तन का चित्रण इस पूरी कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो प्रकृति परिवर्तन का सुंदर चित्रण इस कविता में है। इसके साथ साथ में बाल मन की कल्पनाओं और बाल मन की उमंगों का वर्णन पूरी कविता में है। कि ऐसा मानिए कि जैसे पूरी कविता में बच्चों की अंदर का आनंद, बच्चों की उमंग, बच्चों की कल्पनाएं, उनको बहुत सूक्ष्मता से कवि ने अध्ययन किया है और उनका बाल कल्पनाओं को अपनी कविता और अपने शब्दों के माध्यम से लिखा है। और दृश्य वर्णन इसमें किया है। दृश्य वर्णन का मतलब जैसे खतरनाक किनारों से गिरना। अब खतरनाक किनारे के दृश्य हैं और मृदंग की आवाज़, एक वो भी कि श्रव्य बिंब है जिसको सुन करके हम कल्पनाएं कर सकते हैं कि कैसी आवाज़ होगी। तो सुन करके जो दृश्य उपस्थित होता है उसको श्रव्य बिंब कहते हैं, और जिसको देखा जा सकता है मगर हमारे सामने नहीं, उसकी हम कल्पनाएं करते हैं तो वो दृश्य बिंब होता है। तो इस कविता में से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, तो इसका मेन जो मुख्य प्रश्न था तो यही है कि बाल धनवाज जी की पतंग कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। मूल प्रतिपाद्य के बाद इस कविता में मुख्य रूप से किसके बारे में वर्णन किया गया है। एक प्रश्न ये बनता है कि भादो माह से और शरद ऋतु में जो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो भादो महीने तक प्रकृति किस प्रकार की होती है और शरद ऋतु आने पर प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं लिखने हैं। एक प्रश्न ये आता है कि बाल मन की या बालकों के मन की उमंग और कल्पनाओं को कवि ने सुंदर ढंग से इस कविता में लिखा है। कविता के आधार पर इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों की कौन कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे इस कविताओं में बच्चों के सपनों को तितलियों की दुनिया से उनकी तुलना की गई है, बच्चों के जीवन की तुलना कपास से की गई है। तो बच्चों की तुलना किन किन चीज से की गई है और क्यों की गई है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो 3-4 प्रश्न ही मुख्य रूप से होते हैं। बहुत सुंदर अच्छी कविता है, बार बार पढ़िए इसको। ये परीक्षा में 5 नंबर के लगभग इसका फायदा हमें होता है।